आज के इस वीडियो में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी जो कि थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे, एक आपके पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा, एक आपके पास वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा। क्या होगा आपके पास? एक आपके पास वाष्पशील विलायक होगा और एक आपके पास अवाष्पशील विलेय होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है, आपने एक बर्तन में क्या भर लिया? आपके इस बर्तन में है वाष्पशील विलायक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, क्या है आपके पास? आपके पास एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है या वाष्पशील विलायक है। अब वाष्पशील साफ साफ बता रहा है कि अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे तो ये क्या करेगा? वेपर्स इसके जनरेट होंगे, इसके वाष्प बनेंगे और इसके वाष्प क्या करेंगे? इस ढक्कन पर, इस लिड पर क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे। और वो प्रेशर या दाब क्या कहलाता है? P0A, हमेशा की तरह। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। ठीक है, क्लियर है? तो वेपर्स बनेंगे क्योंकि वाष्पशील विलायक था। ठीक है, आपके पास वोलेटाइल सॉल्वेंट था। चलिए अब क्या काम करते हैं, इसमें भी हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या एक अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। और जब मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन या विलेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिला के देखते हैं क्या डिफरेंसेस आते हैं। ये आपका पहले से प्रेजेंट क्या था? सॉल्वेंट था जो कि वाष्पशील था, जो कि वोलाटाइल था। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या अवाष्पशील ठोस यहां पर आप मिलाएंगे। ठीक है, ये अवाष्पशील ठोस जब आप मिलाएंगे, इसके वेपर्स बनेंगे नहीं, इस नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल्स के वेपर्स तो बनेंगे नहीं। ठीक है, और बनेंगे नहीं, उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा ये होगा, ये जो नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अवाष्पशील विलेय के कण हैं, ये क्या काम करेंगे? ये विलायक की सतह, ठीक है, विलायक की सतह के ऊपर आ जाएंगे, सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर जगह ये पकड़ लेंगे अपनी। ठीक है, और उससे होगा क्या कि जो वेपराइज हो सकने वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से जो वाष्पशील विलायक के कण थे वो क्या हो जाएंगे? नीचे रह जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? नीचे रह जाएंगे। अब जिनका वेपराइजेशन होना है, जिनका वाष्पन होना है, अगर वो नीचे हो जाएं तो उनका वेपराइजेशन या उनका वाष्पन क्या होगा? लेट से होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, लेट से होगा। तो वेपर्स तो यहाँ पे बनेंगे, क्लियर ही है, वेपर्स यहाँ पे भी बनेंगे। ठीक है, वेपर्स यहाँ पे भी बनेंगे और यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, जो दाब लगेगा, वो क्या होगा? PA। ठीक है, हमेशा की तरह यहाँ पे भी P0A जो है वो क्या होगा? बड़ा होगा PA से। ठीक है, क्लियर है? चलिए इतना काम हम लोग ने देख लिया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या है? आपके पास एक वाष्पशील विलायक है, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ये वेपर प्रेशर लगाएगा, वाष्प दाब इसमें कुछ आएगा, उसको हमने दिखा दिया P0A से। अब इस विलायक में, इस सॉल्वेंट में हम क्या मिला देते हैं? सॉल्यूट मिला देते हैं जो कि नॉन वोलाटाइल है, एक अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। इससे होगा क्या कि ये जो अवाष्पशील विलेय है, ठीक है, ये अवाष्पशील विलेय के कण क्या करेंगे? सॉल्वेंट के सरफेस पे आ जाएंगे, विलायक की सतह पर आ जाएंगे। और अगर विलायक की सतह पर आ जाते हैं तो अब क्या होगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का विलायक
के जो कण हैं, विलायक के जो अणु हैं, उनका वाष्पन, उनका वेपराइजेशन थोड़ा लेट से होगा, क्योंकि वो तो दब गए ना, ठीक है। और ये अवाष्पशील है, विलेय का कण जो कि है वो अवाष्पशील है, तो उसका वाष्पन या उसका वेपराइजेशन होगा नहीं। तो होगा क्या कि ये जो वेपर्स लग रहे हैं, ये जो वेपर्स बन रहे हैं, इनका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इनका अमाउंट कम हो गया तो इसके द्वारा जो प्रेशर आ रहा था, जो वेपर प्रेशर आ रहा था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इतनी बात तो हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। ये सोल्यूशन में हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग या जमना, ठीक है। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं जमना, फ्रीज हो जाना, ठीक है। जैसे आपसे कोई कहे कि फ्रीज, तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। फ्रीज होने का मतलब है उनका मोशन जो है, जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है, जो अणुओं की गति है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, पहले से कम हो जाए। भाई अगर आप सोचिए किसी बच्चे को घर में एकदम पैक कर दें, ठीक है, एक ही कमरे में पैक कर देते हैं, तभी ना वो फ्रीज हुआ, तभी ना वो फ्रीज हुआ। और आप उसको छोड़ने, एकदम घूमने के लिए खुला छोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो तो फ्रीज होगा नहीं, ठीक है। तो आप इन तीनों स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक बच्चा जो कि घर में बिल्कुल कैद है, वो कैसा स्टेट होगा, ठोस होगा, सॉलिड स्टेट होगा। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है, अणुओं की गति होती है, बहुत कंस्ट्रेंड होती है, बहुत नियंत्रित होती है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज है गैस स्टेट, गैस स्टेट के अगर मॉलिक्यूल्स आप देखें तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो अणु होते हैं, एकदम रैंडम इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई लगाम नहीं होती उनके ऊपर, ठीक है, बहुत घूमते हैं। तो अगर वही बच्चा जो घर में कैद है, वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इधर उधर घूमेगा, तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा, गैस स्टेट हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ देखना क्या है कि फ्रीजिंग मतलब होता क्या है। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि जो इसके एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स का मोशन कम हो जाना, एटम्स का जो अणुओं की जो गति है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे अगर देखें, वेपर्स कहाँ ज़्यादा बन रहे हैं, कहाँ पे आपको गैस फेज ज़्यादा दिख रहा है, वेपर्स क्या होते हैं, गैस फेज में होते हैं, ठीक है। तो वेपर्स अगर यहाँ ज़्यादा बन रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा मोशन दिखाएंगे, ठीक है। वाष्प दाब किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना, वाष्प दाब विलायक का ज़्यादा है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि वेपर्स यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे, और वेपर्स अगर सॉल्वेंट में, विलायक में ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के जो उनका मोशन है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का विलायक के अणुओं की गति ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर इनकी गति ज़्यादा है तो इनको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब कम लोग वेपर फेज में जा रहे हैं। अगर कम लोग वेपर फेज में जाएंगे, अगर कम लोग वाष्प अवस्था में जाएंगे, तो इनके अणुओं की गति भी क्या होगी, कम होगी, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो कम होगा। और अगर मॉलिक्यूल्स का मोशन कम है तो क्या होगा, इनको पकड़ पाना थोड़ा सा आसान काम होगा। आप बहुत ज़ोर से भागते रहिए, कोई अचानक से आपको पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप धीमे धीमे चल रहे हैं तो लोग आपको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन क्या है, मॉलिक्यूल्स का मोशन इस केस में सोल्यूशन में कम है, ठीक है। अणुओं की गति यहाँ पे क्या है, कम है। तो कम गति होने की वजह से, कम मोशन होने की वजह से क्या होगा, इनकी फ्रीजिंग आसान हो जाती है, ठीक है। एक तो पहले से ये धीमे थे, ठीक है, एक तो ये पहले से धीमे थे, अगर आप इनको ठंडा करें तो आसानी से और क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे इस सोल्यूशन को हम, इस बर्तन को, इस वाष्पशील विलायक का जो बर्तन है, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो बर्तन है, इसको अगर हम फ्रीज करें, इसको जमाएं, तो यहाँ पे TF कुछ आएगा, कुछ फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, कुछ हिमांक आएगा, वो मान लेते हैं T0F है। और जो आपका विलयन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट या फिर उसका जो हिमांक है उसको हम दिखा देते हैं TF से, ठीक है। तो अब आप ये बताएंगे, अब आप ध्यान से अगर देखें, पहले आप देखें अगर, तो यहाँ पे मोशन क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे जो फ्रीजिंग है वो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रीजिंग क्या है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पे फ्रीजिंग क्या है, थोड़ा सा आसान काम है। यहाँ पे जमना थोड़ा सा आसान काम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, थोड़े से रुके हुए हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रेंड है उनका मोशन, ठीक है, उनकी गति जो है थोड़ी सी नियंत्रित है, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पहले हो जाएगी। तो अब आप देखें तो क्या मिल जाएगा आपको कि जो TF है, मतलब
विलयन का सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हिमांक है वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, टी नॉट एफ से। ये टी नॉट एफ क्या है, वाष्पशील विलायक का वोलाटाइल सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इन दोनों का अंतर निकालें, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, अगर आप इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसको हम क्या दिखाएंगे, डेल्टा टी एफ से। ठीक है, डेल्टा टी एफ से। और ये जो डेल्टा टी एफ है ये और कुछ नहीं आपका क्या है, हिमांक का अवनमन। अवनमन मतलब होता है नीचे गिरना। फ्रीजिंग पॉइंट पहले से क्या हुआ, कम हुआ है ना। फ्रीजिंग पॉइंट देखिए ये पहले था और ये बाद में है। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर हिमांक का अवनमन। ठीक है, चलिए अब ये जो डेल्टा टी एफ है, जो हिमांक का अवनमन है, वो किस बात पे डिपेंड होगा, उसकी डिपेंडेंसी निर्भरता किस बात पे होगी। ठीक है, उसकी भी निर्भरता होगी आपके विलेय के कणों की संख्या पर, कितने आपने सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट में मिला रखे हैं, उसके नंबर्स पर इसकी डिपेंडेंसी होगी। और ये जो नंबर है सॉलिड पार्टिकल का, जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है विलेय के कणों की, उसको हम दिखाते हैं मोललता या मोलैलिटी से। ठीक है, तो ये डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, और स्मॉल एम स्टैंड फॉर मोलैलिटी। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एक रिलेशन ये आपको मिला। ये के एफ क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है, ये भी एक कांस्टेंट है ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इस पूरी प्रॉपर्टी में जो कांस्टेंट यूज हो रहा है ये के एफ। ठीक है, वहाँ पे अगर आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में देखते होंगे तो वो के बी होता था, बस एक कांस्टेंट जो सफिक्स है वो बी की जगह यहाँ पे एफ आ गया है। चलिए ठीक है, अब ये मोलैलिटी को अगर हम ब्रेक करें तो मोलैलिटी बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। तो विलेय के मोल आपके NB मान लेते हैं, और ये आपका WA, ये सॉल्वेंट का वेट है, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब डेल्टा TF, इसको आप, ये नंबर ऑफ मोल है, मोलों की संख्या क्या बराबर होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो इसको भी हम अगर हम ऐसे लिख लें, डेल्टा TF बराबर के एफ इंटू दिया गया द्रव्यमान गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे उतार देते हैं, WA। ठीक है, यहाँ से आप MB क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, MB क्या है, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो MB अगर आप लिखें तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा KF WB 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, यही मोलर वेट या विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सॉलिड का मोलर वेट पूछा जाएगा। अब एक और चीज़, KF की यूनिट आप निकाल सकते हैं, ये आप देखिए KF बराबर आप लिख सकते हैं डेल्टा TF अपॉन M। अब ये डेल्टा TF क्या है, टेम्परेचर है, तापमान है, तो तापमान को आप दिखाते हैं केल्विन से, और मोलैलिटी जो होती है, मोललता, उसको दिखाते हैं मोल पर केजी से। ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपकी KF की यूनिट हो जाएगी, जो कांस्टेंट उसकी यूनिट हो जाएगी। तो क्या है कि आपके पास अगर एक वाष्पशील विलायक है, वोलाटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, आप उसमें कोई एक अवाष्पशील ठोस, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाएगा। अब मान लेगा पहले फ्रीजिंग पॉइंट T0F था, और बाद में अवाष्पशील ठोस मिलाने के बाद, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद TF हो जाता है। तो ये जो डेल्टा TF है, T0F माइनस TF क्या होगा, यही आपका
हिमांक का अवनमन होगा, कितना टेम्परेचर गिरा, कितना तापमान गिरा, ये आपका डेल्टा टी एफ हो जाएगा। अब डेल्टा टी एफ डिपेंड किस पे करेगा, स्मॉल एम पे, ये क्या है मोलरिटी है, मोलरता। इसको आप ब्रेक करेंगे आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट आता है के एफ की यूनिट यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको काम का लगा हो, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप जरूर शेयर करें। थैंक यू।